सब व्यवस्था, जल का भी व्यवस्था नहीं है। Morning, all of you. Please take a seat. नहीं करते हैं, करते हैं। अभी तो बोले कि मेहनत आपसे नहीं होगा, है? होता है? कितना मेहनत करते हैं? कितना? जबरदस्त मेहनत करते हैं रोज। भारी मेहनत करके आए हैं आज। कहाँ करते हैं मेहनत? जरा तो देख के समझ में आ रहा है कि नहीं की जिंदगी में। ये तो हम चेहरे पे लिखा लिया लोगों ने कि मेहनत करने वाले हम, बस मेहनत करना पड़ेगा ही। जो लोग आज मेहनत नहीं करते हैं उनको 50 साल मेहनत करनी पड़ती है, और जो 5 साल मेहनत कर लेते हैं फिर अगले 50 साल उनको आनंद मिलता है। तो ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति अभी इस बातचीत अभी शुरू किया तो कहीं ना कहीं ये बात निकल गई, लेकिन मैं इशारा ये कहना चाह रहा हूँ, मेरी जो बात है उसका मैसेज ये है कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, संभावनाएं असीमित हैं, आपके अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। मेरा लैपटॉप जैसा गाड़ी से मंगवा दीजिएगा, ठीक है? चाबी जो है वो बाहर में कोई रवि या प्रवीण के पास है। आपके पास संभावनाएं असीमित हैं, लेकिन संभावनाएं किसके पास नहीं होती है? बता दो। मतलब भगवान ने तुम लोगों को सारी चीज़ें, सारे जितने तुम्हारे माता पिता मांग सकते थे कि बेटा का दोनों हाथ सही देना, बेटा का दोनों आँख दे देना, सुनने की क्षमता देना, बोलने की क्षमता देना, दिमाग जो हो वो मंद बुद्धि ना हो, भगवान ने सब ऑल विश ग्रांटेड। उसके बाद जो डाउनलोड हुआ, अब उसका परिणाम क्या है? सुपर डुपर हिट फिल्म। अरे नीचे क्या है देख रहे हो? ऐसे ही देखो तो लगता है कि पिक्चर बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप हो चुकी है, अभी तो रिलीज भी नहीं हुई है। हाँ, क्या हो गया बेटा? चल रही है पिक्चर ना, एक आदमी भी टिकट लेके ना देख रहा है, ठीक है? देख रहे होंगे। अभी तो तुम्हारी पिक्चर बननी शुरू भी नहीं हुई है ना? अभी परेशान ना हो, लेकिन हाँ, अपनी पिक्चर बनाने का एक सपना तो देखो कि तुम्हारी कोई कहानी बनेगी और उस कहानी को तुम लिखोगे और उस कहानी में तुम कुछ ऐसा करो कि दुनिया भी देख के ताली बजाए, है ना? दुनिया भी तुमको देख के उदाहरण दे, अप्रिशिएट करे। यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट अपॉर्चुनिटी इज देयर विथ यू। वो विकल्प, वो तुम्हारे सामने वो एक विकल्प तो जरूर है। यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन अब उस विकल्प पर क्या नतीजे मिलेंगे, क्या परिणाम मिलेंगे, इन सारी चीज़ों में रोल प्ले करेगा तुम्हारा आज का परिश्रम, या मैं कह लूँ कि जो तुम्हारी रुचि है, जो तुम्हारा सोच है, जिस तरीके से तुम अगले 5 सालों को जियोगे। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर मेजॉरिटी स्टूडेंट जो हैं हमारे पास वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के हैं, और मैं एड्रेस कर रहा हूँ तो मैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहा हूँ। जो सेकेंड ईयर में स्टूडेंट हैं, जो हमारे सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट होंगे, उनके पास अब 4 साल है। जो सेमेस्टर 5th में है, अब उनके पास मात्र 1 साल का ग्रेजुएशन, और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कर पाए, सारे लोग तो नहीं कर पाएंगे, मैं तो चाहूँगा कि सारे बच्चे पढ़ें, लेकिन नहीं पढ़ पाते सारे बच्चे। उनको या तो इतनी गहरी अनुभूति हो जाती है 3 सालों में कि ये ग्रेजुएशन कैसे पार पड़ा है, अब आगे पोस्ट ग्रेजुएशन कौन कर पाएगा, तो वो दूर से ही नमस्कार कर लेते हैं। देखो, आते सभी तरह के हैं ना, हम लोग एंट्रेंस लेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन एकदम से रोक नहीं सकते हैं ना। जो थोड़े बहुत को भी रोकते हैं, सबसे ज़्यादा वही फोर्स करते हैं। यहाँ पूजा मैम है, सबसे ज़्यादा एडमिशन लेने को व्याकुल कौन लोग होते हैं सीमेज में, हैं? जिनका एडमिशन, तो हम लोग आगे की बात करें।
है ना? तो वहां विकल्प कम था, वहां डिसीजन मेकिंग कम था। अभी भी विकल्प कम है। ऊपर में अभी विकल्प कम है, अभी तक पूरा है। हाँ, तो डिसीजन ले लिया है, सोच लिया है कि कैसे करना है और क्या करना है, कोई प्लान बनाया है। देखो मेरे को जी खुश ऐसे यस्तर बोलने से मैं जी खुश हो जाता हूँ, ऐसा है नहीं। ठीक है, मैं हाँ बुलावे कितना सिस्टम है। I was talking about you need to make a plan and yes sir अभी बोल दिया और बात खत्म हो गई। अब दोबारा इस विषय पर सोचने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। yes or no? I think it is very important, most important, and this is what is missing. If you think that going with the flow अपने आप, जैसे by default सिस्टम में बहुत सी चीजें होती है ना, इसमें बाय डिफॉल्ट विंडोज लोड है, इसमें बाय डिफॉल्ट ये है, इसमें बाय डिफॉल्ट वो है, बाय डिफॉल्ट दिन होता है, बाय डिफॉल्ट रात होती है। तो बाय डिफॉल्ट तुम्हारा करियर यस और नो? बाय डिफॉल्ट और बाय चॉइस? बाय चॉइस। एंड व्हेन कैन यू टेक द राइट चॉइस? When you consider about your options, and when will you know about the options? When you do some research on what? Research on yourself. मैं तो शुरुआत में बात कह रहा था कि आपको अपने मेहनत हम लोग कम करना चाहते हैं। क्या ऐसा भी कुछ चीज होगा जिसमें कि हम कुछ काम करें, तैयारी करें और हमें मेहनत ऐसा होता है? नहीं होता है बेटा, जो करते हो मेहनत होता है। हाँ, क्या पूछ रहा हूँ, तुम्हें से पूछ रहा हूँ, जो करते हो मेहनत महसूस होता है? नहीं सर, सांस लेते हैं, सुबह उठते हैं, पॉटी करते हैं, नहीं मेहनत नहीं लगता। और कुछ ऐसा करते हो जिसमें कुछ कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, कुछ क्रिएटिव हो रहा है और मेहनत महसूस नहीं होती है। ऐसा अक्सर होता है। जैसे कोई सब्जेक्ट ऐसा होगा जिसको पढ़ने में आपको नींद नहीं आती होगी, ये सुनो, ऐसे सब्जेक्ट होते थे, स्कूल टाइम में भी होते थे, और अभी भी जब आप पढ़ाई करेंगे आपको ऐसे सब्जेक्ट मिलेंगे कुछ जिनको पढ़ने में आपको नींद नहीं आएगी, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिसको कि 15 मिनट आज बहुत मेहनत हो गई। ये माइक भी जो है बार बार ये अपना लाइन छोड़ रहा है ना? तो ये आइडेंटिफाई हो जाए कि इसमें मुझे मेहनत महसूस नहीं होती है, इसमें मजा महसूस होता है, इसमें मुझे, मैं हमेशा अपने जीवन में देता हूँ स्टूडेंट्स को। एक बार मुझे एक क्लास में अक्सर ऐसा होता है कि टीचर जब पढ़ा रहे होते हैं तो वो आपको बताते हैं कि तुम लोग को आज ये बता दिए हैं, अब सवाल नंबर इतना तक मान लो कि सवाल नंबर 10 तक बच जाएगा, उसके बाद तुमसे नहीं बनेगा, वहां तक बना देना। तो ऐसा ही कुछ था, एक नया चैप्टर शुरू हुआ था और टीचर ने कहा कि भैया बैलेंस शीट आज से शुरू किए हैं, तुम लोग 6 नंबर तक बना लोगे, इतना नंबर तक बन जाएगा। बोला जो 10 तक बना लेगा उसको चॉकलेट देंगे, 5 स्टार, 2.5 रुपये का था उस समय, अभी पता नहीं कितने का होगा। तो मुझे बड़ा वर्क बैठ है, 5 स्टार को देना है, ठीक है। तो मैंने कोशिश की, बनाया, और मुझे इंटरेस्ट था, मजा आता था उस विषय में, विशेष रूप से मजा आता था। तो सवाल नंबर 10 तक भी बन गया। उसके बाद मैंने कोशिश की, क्वेश्चन नंबर 11 अलग था लेकिन वो थोड़ा प्रयास करने से बन गया। फिर मैंने लिखा जब 11 तक बन गया, जहां तक बन सकता है वहां तक। अब मेरे पास विकल्प था कि मैं क्वेश्चन नंबर 10 पर ही रुक जाऊं, कैसे हो, लेकिन मजा आ रहा है, और जब मजा आता है तो फिर वो आदमी आगे जाता है। तो उसी तरीके से करते करते उस किताब में टोटल 42 क्वेश्चन थे जो कि फाइनल अकाउंट्स के थे, लेकिन उनको क्रिकेट अकाउंट्स को बनाने में थोड़ा समय लगता है। जब आप लोग फाइनल अकाउंट बनाएंगे आपको समझ में आएगा कि भाई फाइनल अकाउंट को पूरा कंप्लीट बनाने में आपको कम से कम हो सकता है 10 मिनट, 15 मिनट, कभी कभी से अधिक समय भी। तो वो 42 सवाल बनाने में मेरा जो अगले दिन का फर्स्ट घंटी था वो निकल गया। 2-3 संडे सप्ताह में होते है ना, सप्ताह में 4 या वो शनिवार होने चाहिए, रविवार होने चाहिए, है। तो लेकिन जब आपको
रेगुलर इन टर्म्स ऑफ सबमिटिंग असाइनमेंट्स, और हो सकता है कि आपको खुद एहसास ना हुआ हो, लेकिन अगर आप एक काम करें, उसी ग्रुप पर अपने पहले वीडियो पे जाएं और अपने पहले 2-3 वीडियो को आप देखें और अपने आज के परफॉर्मेंस को देखें, आपको बड़ा साफ समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपके अंदर में परिवर्तन आया है। और ये सारा परिवर्तन आपने हासिल कर लिया आपके मुताबिक बिना ज्यादा मेहनत किए, बहुत ही कम। कितना समय हुआ आपको शुरू किए हुए? 1.5 मंथ। लेकिन क्या ये सार्वभौमिक रूप से उस क्लास के सभी छात्रों को इसका लाभ मिला है? Everybody has got equal level of advantage? सबको बराबर लाभ मिला है क्लास में? Yes or no? क्या मतलब टीचर ने भेदभाव किया? हाँ? तो जो लोग आगे थे वही लोग आगे हो गए, जो लोग पीछे थे वो लोग पीछे रह गए। हमारा रिसर्च ये बताता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि कौन कहां से शुरू कर रहा है। Doesn't matter if somebody is having certain knowledge, उसको प्रायर ट्रेनिंग है, कुछ एक्सपीरियंस है, उसका कोई एडवांटेज बहुत बड़ा, उसका कोई बहुत विशेष फर्क आगे चलकर नहीं पड़ता है। क्या चीज से फर्क पड़ता है? यस, किस चीज से फर्क पड़ता है? एफर्ट। व्हाट एफर्ट्स यू आर पुटिंग राइट नाउ, हाउ मच एफर्ट्स यू आर पुटिंग राइट नाउ। वो एक पुरानी कहानी थी ना कि खरगोश और कछुआ में रेस कौन जीतता है? क्या कछुआ खरगोश को हराने के लिए भगवान द्वारा डिजाइन है? नहीं। तो फिर कैसे जीत गया? कंसिस्टेंसी से जीत गया। और खरगोश जो है वो क्या था? उसको एक गलतफहमी थी कि ये सब तो कछुए हैं, इनको तो बड़े आराम से मैं हरा सकता हूँ, है ना। अब ये गलतफहमी जो है ये जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि नेचर जो है, प्रकृति जो है, वो तुम्हारे रास्ते में सबसे पहले बाधा लगाएगी, क्योंकि प्राकृतिक रूप से प्रकृति ने यह तय कर रखा है कि इस दुनिया में हर किसी को सफल बनाना संभव। अगर हर कोई जो करेगा वही सफल होना हो जाएगा तो फिर सफल होने का मतलब ही क्या रह जाएगा। तो सफलता के लिए आप कह सकते हो कि जो दुनिया में कहते हैं कि 1%, लेकिन मेरा मानना है कि वो 1% भी नहीं है, वो कोई 0.007% में 0.001% लोग होंगे दुनिया में जिनको कह सकते हैं कि सफल है। क्योंकि भारत की जैसे 130 करोड़ की आबादी है, तो 130 करोड़ लोगों की आबादी में मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि 1 करोड़ लोग सफल है। कुछ चुनिंदा लोग, अगर आप खुद लिस्ट बनाओ जिनको आप सफल मानते हो देश में, तो आप कितने लोगों की लिस्ट बना पाओगे? कुछ 50, 100, 200, 300 ऐसा कुछ बना पाओगे, है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप जीवन में कुछ वर्थवाइल करना चाहते हैं, और वो संभव है, वो संभव है और वो करते हैं छात्र, और मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपके माध्यम से, मतलब मेरा सफलता का डेफिनेशन इतना ही है कि अगर आपके माध्यम से, अगर आपके प्रयासों से आपका स्वयं का जीवन सिर्फ बेहतर नहीं हो रहा है, बल्कि आपके प्रयासों से आपके परिवार का, आपके आसपास के लोगों का, आप जिस समाज में हैं, जहां आप हैं, वहां आप अगर कुछ दे पा रहे हैं, वहां अगर आप कई लोगों के जीवन में परिवर्तन ला पा रहे हैं, बेहतर परिवर्तन, तो इसका मतलब है कि आप सफल हैं। अब इस डेफिनेशन के हिसाब से आप समझ लीजिए कौन सफल है और कौन सफल नहीं है। You get my point? करने को हर व्यक्ति, मतलब अगर कोई व्यक्ति जो भी काम कर रहा है, वो अपने काम के माध्यम से कोशिश कर रहा है कि वो अपना भी जीवन यापन करे, परिवार को भी बेहतर करे और कुछ लोगों का और कुछ भला कर सके। लेकिन क्या इस मकसद में लोग कामयाब हो पाते हैं? अधिकांश लोग अपने स्वयं की जीवन को सही से वो जी नहीं पा रहे हैं, फिर वो परिवार की जरूरतों को पूरा करने में ही उनका जीवन क्या हो जाता है, निकल जाता है, मतलब वो नहीं कर पाते। और ऐसा कुछ कर पाना जिसके माध्यम से आप सोसाइटी में गिव बैक
कर पा रहे हो, सोसाइटी के लोगों का इम्प्रूवमेंट कर पा रहे हो, ये अपने आप में बहुत बड़ा टास्क और अचीवमेंट होता है। और यही आपका टारगेट, यही आपका लक्ष्य होना चाहिए। और ये जैसे मान लीजिए कि हम लोग कई काम तो देख सकते हैं, सारे बैंकों ने उनको लोन देने से मना कर दिया था, ठीक है, तो जिसके प्रोजेक्ट में कोई बैंक पैसा लगाने को तैयार नहीं था, फाइनली उनको अपनी वाइफ का जो थोड़ा बहुत उनके पास जेवर था, जिसके बदले में उनको 10,000 रुपये मिला, उसको इन्वेस्ट किया। तो और आज इंफोसिस का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो कीमत है, अगर किसी को इंफोसिस को पूरी कंपनी को खरीदना हो तो उसको करीब 6.5 लाख करोड़ रुपए व्यय करने होंगे। तो 6.5 लाख करोड़ कहां से आए? आज इंफोसिस की कीमत मैंने क्या बताई? 6.5 लाख करोड़ रुपए। और इसको आप इस तरह से ना आकलन करें, लगभग 2 लाख के आसपास कर्मचारी जो हैं उनको बहुत इन्होंने मोटिवेट किया, चार्जर किया कि भाई आप लोग बिहार के लोगों के लिए कारोबार कर रहे हो, उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, अपना प्रोड्यूस बिहार के गाँव में, जिलों में भेज रहे हो, पटना में बनाते हो, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भेजते हो, क्यों नहीं आप अपना प्रोड्यूस पटना में बना करके, बिहार में बना करके पूरे इंडिया में भेजो। और बोला इंडिया में नहीं, पूरे दुनिया में भेजो। तो इन्होंने बड़ा अच्छे टेक्निक्स बताए, वो तो सुनने को ही उनके दिमाग में ही नहीं आ रहा था कि पटना, तो वो मॉडल उन्होंने कल वहां पर दिया है, जिस पर कि मुझे लगता है कि कुछ लोग जरूर काम करेंगे। और इनके इस मॉडल जो उन्होंने डिस्कस किया है, उसको भारत में कई जगहों पर क्लस्टर डेवलपमेंट का काम हुआ है। क्लस्टर डेवलपमेंट में जगत शाह जी का खुद का भी बहुत एक्सपीरियंस है, और मैं चाहूंगा कि हम लोग जब आज बातचीत हो तो उस पर भी हम लोग आज बात करेंगे। तो जो मैं एंटरप्रेन्योरशिप की स्टोरी की बात कर रहा था, अगर इस देश में कोई, लेकिन उसी बीज के अंदर तो पूरा का पूरा पेड़ होता है, ये बेटी का पॉइंट, उस बीज के अंदर पूरा वृक्ष है और पता नहीं कितने फल वो देगा। तो अगर आपके अब ये कहानियां जो है वो 2, 4, 5 सालों में सीमेंट करेगी, 5 साल के अंदर बड़ी कंपनी बन जा रही है, ऐसी कंपनी बन जा रही है जो कि पुरानी सारी कंपनियों को चैलेंज कर दे रही है। और मुझे लगता है कि दौर से बचपन में जब बुद्धि कम थी तब से टेक्नोलॉजी आपके हाथ में है। जैसे हम लोग, मेरे जो मतलब हमारे घर में जो पापा हमारे, तो वो जब बच्चों को देखते हैं, छोटा बच्चा जो है वो मोबाइल में तुरंत कुछ भी कर दे रहा है कि ये इतने एडवांस कैसे हो जा रहे हैं। भाई उसके हाथ में पैदा होते ही वो डिवाइसेस उपलब्ध है। तो जो चीज सीखने में किसी जनरेशन को हो सकता है, ट्रांजिट करने में समय, कल जगत भाई एग्जांपल दे रहे थे कि जब पुराने जमाने में टेलीफोन कॉल्स होते थे तो लोग बड़े जोर जोर से बात करते थे, और आज भी कई बार जब लोग दूर फोन करते हैं, अमेरिका फोन करते हैं, तो जोर से बोलने लगते हैं, बोले क्यों, तो बोला अमेरिका इतना दूर है। और मुझे याद आया, मेरे पापा जब भी कहीं दूर फोन करते हैं, अपनी बहन को फोन करेंगे जयपुर, तो थोड़ा जोर जोर से बोलेंगे। तो अब चूंकि वो फ्रंट कॉल के जमाने का है, वो बहुत सही, वो बिल्कुल होश संभालते ही अपने हाथों में पाया है। तो आपके लिए इसको अडेप्ट करने में कहीं पर भी कोई, मुझे कई बार अपने टीम मेंबर्स को भी समझाना पड़ता है कि इसको ऐसा करके भेज दो, इसको वैसे कर दो, DPID से निकाल दो, यहाँ से कर लो, वहां से कर लो। बोलते नहीं होता है, हमको नहीं आता है, सिद्धू कुमार को बोलो कर देंगे, उसको खुर्शीद को बोलो भेज देंगे। तो ये बुढ़ापा का निशानी है, और इस तरह की बुढ़ापे की निशानी से बचना चाहिए। और ये नौजवान जो है, इनको आप कुछ भी बताइए, उससे आगे का चीज बता देते हैं कि ऐसे करके निकाल लीजिए सर, आपको ऐसे कर लीजिए, वहां पर है, इनको सब पता है। तो जितना ज्यादा हम टेक्नोलॉजी को अपने लाइफ में अडेप्ट करेंगे, वो हमारे लिए एक अपने आप में एक रास्ता, राह खुलेगी। और एक मेरा कॉन्सेप्ट है जिसको कि मैं हमेशा स्टूडेंट्स को मैं बताता हूँ, और उसको मैं कहता हूँ गैप थ्योरी। अभी जो पासिंग आउट बैच हुआ, प्रोग्राम जो हुआ था 23 जुलाई को, तो स्टूडेंट्स को मैंने ये गैप थ्योरी दी। और आज चूंकि स्टार्टअप की और एंटरप्रेन्योरशिप की बात हो रही है, और आपके बीच आज 2 गेस्ट आएंगे, जिसमें कि एक डीजी साहब आ रहे हैं ना, वो मेगा मैम जी साहब आ रहे हैं। तो DGP बिहार के गुप्तेश्वर पांडे जो हैं, वो 2 बार पहले भी हमारे कार्यक्रमों में आ चुके हैं, और
डायनेमिक पर्सनालिटी है उनकी। और आज एक और कार्यक्रम अभी यहाँ आते वक्त रास्ते में मेरा फाइनल हुआ सिमेज में कराने के लिए, उसमें एक अच्छे स्पीकर आ रहे हैं जो कि प्रोग्राम सितंबर के महीना में होगा, कॉलेज में ही होगा, जिसमें हम युवाओं के सामने जो भटकाव है और भटकाव हो रहा है वो सच्चाई है। हम ये आंख बंद नहीं कर सकते। जैसे कई बार आपके गार्जियन को जब पता चलता है ना कि लड़का सिगरेट पी रहा है तो मानना नहीं चाहते, बोलते आप झूठ बोल रहे हैं। अरे हम क्या झूठ बोलेंगे, तो क्या मतलब है, आप जानिए आपका बेटा पी रहा है, आप उसको हैंडल करिए, काउंसलिंग करिए, उससे बात करिए, उसको क्यों अच्छा लग रहा है, क्या वो शौक में पकड़ लिया था और अब उससे जो मजबूरी हो गई है वो उसका गुलाम हो गया है। जो भी हुआ है उसको सुधारने का प्रयास तो करना होगा ना। अगर हम आंख बंद कर लेंगे तो वो बेहतर हो जाएगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो भटकाव है, ये सच्चाई है, और इस सच्चाई को मानते हुए हमें इसका सामना करना होगा। और भटकाव कुछ तो अचीवमेंट जरूर मिलेंगे, हर जगह मिलते हैं। हाँ नहीं, वो बाइकर गैंग तो कुछ भी चोरी करेगा, क्योंकि बाइकर गैंग के ज्यादातर सदस्य जो है उनको नई बाइक चाहिए, महंगी बाइक चाहिए, घूमने को सड़क पर पेट्रोल डीजल चाहिए, उसके बाद उनको और कई तरह के उनको लत आदत पड़ जाती है। वहां पर उनको गैंग के सदस्य जो है कुछ कुछ कारोबार भी करते हैं उनके साथ, उनको नशा और ड्रग्स की भी कोई दिक्कत है, उनको नशा की आदत हो जाती है, उनको पैसे चाहिए होते हैं, उनको कभी किसी को घुमाने के लिए कहीं पैसे चाहिए होते हैं, तो उतने पैसे उनके माँ बाप उनको देंगे नहीं, क्योंकि आप बेहतर जानते हैं आपके माँ बाप कितने पैसे वाले हैं और कितना ज्यादा खर्चा आपके ऊपर। तो वो उस गैंग के माध्यम से सकता है कि मोबाइल छीन करके, ये करके, वो करके। अब इसका अंतिम परिणाम क्या होगा है? और ये मैं भी कह रहा हूँ ये बात कि जो अच्छा करियर की बात हमने की, हमने एंटरप्रेन्योरशिप की बात की, और दूसरा तरफ रास्ता है ये इस तरह के गिरोह। और ये गिरोह पटना में, और कहाँ पे एक्टिव है ये गिरोह? पटना में कहाँ पर? हाँ सब पता है, मैं मन से बोलूंगा तो लगा कि ये सब बातें मन से कर रहे हैं सर, लेकिन ये सच्चाई है, इसका सामना हमें करना पड़ रहा है। जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो बाइक चला के सड़क पे घूम रहे हैं और आवारागर्दी कर रहे हैं, और उनमें से आधे जो है वो अक्सर किसी न किसी धारा में बुक होकर के आपराधिक रिकॉर्ड उनका बन जा रहा है। तो आपके माता पिता आपको उस मकसद से यहाँ नहीं भेजे, आप खुद उस मकसद से यहाँ नहीं आए, और जब आपके पांव उस दिशा में बढ़ेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। आपका कोई दोस्त बोलेगा कि आज छोड़ो क्लास, आज चलो तुमको घुमाने ले चलते हैं, और तुमको बड़ा अच्छा महसूस होगा कि ये वाह इतने 20 बच्चों के बाइक में बैठ के घूम रहे हैं, हम भी अब उसके गैंग के लीडर हो गए। और जिस दिन पीछे में पड़ेगा दनादन दनादन दनादन, उस दिन सोच रहे होगा कि क्या लीडर हुए थे, क्या बाइक में घूमे थे। हाँ? वो भी दिन आता है। लेकिन ये भटकाव हमारे सामने है, तो इस भटकाव से बचने के ऊपर में एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, साइकोलॉजिस्ट उनको बुला रहे हैं, और आज जो डीजीपी साहब आ रहे हैं इन्होंने पूरे बिहार में अभियान चल रखा है कि किस तरीके से जो नौजवान हमारा है बिहार का, वो नशा और इस तरह के अपराध जो कि आकर्षक लगते हैं, क्योंकि इसमें एक आकर्षण लगता है कि नहीं हमको ताकत मिल जाएगी। ताकत वैसे नहीं आती है, ताकत जो है वो आपकी बुद्धि, आपकी विवेक, आपकी क्षमता, आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपकी इच्छा शक्ति से आएगी। वो ताकत किसी बाइक पे घूमने से किसी को आ जाती हो, वो गलत फहमी है। वो ताकत 2 डंडे में हवा हो जाती है। इसलिए डीजीपी साहब को हम लोग जो रिक्वेस्ट किए, जब उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि बिल्कुल बिहार के नौजवानों को, और वैसे एक अच्छी बात यह है कि बिहार का नौजवान जो है अभी उस तरह से नहीं भटका। आपके सामने अभी कहानी है पंजाब की, और पंजाब में जो सीन है, जो सिनेरियो वहाँ का जो बना है, जिस तरह से जो नौजवान है उसके पास धन है, पैसा है, और उस पैसे का उपयोग वो क्या कर रहा है? ड्रग्स में कर रहा है। तो पूरी की पूरी पंजाब की जो अर्थव्यवस्था है, पंजाब के जो परिवार है, जो लोगों के रिश्ते हैं, वो सब कुछ, स्वास्थ्य सब कुछ खत्म और खराब हो रहा है। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो और हमारे बिहार का नौजवान, इसके बारे में पूरे भारत में क्या कहानी है? IAS अफसर बनता है। कल
जगत साहब ने BIA में, मैं चाहूँगा कि आज उस विषय पर आज वो बोले, उन्होंने बताया कि जब बिहार का नौजवान IAS बन सकता है तो और क्या क्या कर सकता है। आज वो उस विषय पर तुम लोगों को बताएंगे। तो बिहार, लेकिन 1000 में से कितने बच्चे IIT में गए? 10। और सिमेज में क्या सक्सेस का रेशियो है? सिमेज में जिस बैच में 400 बच्चे हैं उसमें से लगभग 250-300 बच्चों का प्लेसमेंट हो जा रहा है। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आप अपने पूरी जो व्यवस्था है, जो आपकी अपनी पूरी जो आपसे एक्सपेक्टेशन है उसका पूरा पालन करेंगे। जो हमारा जो पूरा एक जो सिस्टम है, जो पैटर्न है, उसको पूरा फॉलो करेंगे। जब आप उस प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे। कई बार छात्र ये सोचते हैं कि हमारा काम हमने कर दिया। हमारा काम क्या था? हमारा काम था कॉलेज में फीस पे करना। फीस पे करना आपका काम नहीं है। वो कमाई आपने करके कॉलेज में जमा नहीं की है। वो कमाई किसकी थी? उन्होंने अपना काम किया। उन्होंने आपके हिसाब से सोच समझ करके और आपकी सहमति से जो आपको बेस्ट संस्थान समझ में आया, आपको वहां पर उनका नाम, आपका नामांकन कराया। अब काम किसका शुरू होता है? आपका शुरू होता है। और दिक्कत वही आएगी कि आपके सामने वो भटकाव वाले सारे विकल्प आएंगे, सारे रास्ते आएंगे और फिर आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि क्या करें। थोड़ा सा एक बार हल्का सा देख ही लेते हैं, हल्का सा कुछ कर ही लेते हैं। तो मैं अक्सर बच्चों को, अभी मैं यहाँ पर नहीं दिखा पाऊंगा कि सब ठीक से वर्क नहीं कर पा रहा है। एक मैंने आपको शायद ब्रिज 2 बैच में मैंने दिखाया था कि बच्चे, छोटे बच्चों के संग प्रयोग किया गया जिसको कि मार्शमैलो थ्योरी कहा गया है ना। ब्रिज 2 बैच के बच्चों को याद होगा। तो मार्शमैलो थ्योरी क्या थी? कोई बच्चा बता सकता है कि मैंने क्या दिखाया था? बच्चा है, उसके आगे मार्शमैलो रखा हुआ है। उसे ये बोला गया था कि अगर तुम थोड़ी देर वेट कर लेते हो तो तुम्हें दूसरा मार्शमैलो भी मिल जाएगा, बट शर्त ये है कि तुम्हें वेट करना होगा थोड़ी देर, जब तक मैं आ नहीं जाता हूँ। पर कुछ बच्चे ऐसे, और उनमें से कुछ ऐसे ज्यादातर बच्चे जो थे उनसे वेट हो नहीं पाया और वो जो मार्शमैलो मिली थी वो खा गए। बट उसमें से कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्हें दूसरी मार्शमैलो चाहिए थी। आप लोग उसमें पढ़ रहे थे बात? पीछे वाला भी ऊपर ठीक है, बोलो। जिसे दूसरे मार्शमैलो भी चाहिए थी, तो उन्होंने थोड़ा वेट किया, थोड़ा संयम रखा और उन्हें दूसरी मार्शमैलो भी मिल गई। और उसे दूसरी मार्शमैलो भी उन्होंने आके दे दिया। तो यहाँ पे ये पता चलता है कि अगर हम थोड़ा वेट करें और किसी चीज को अच्छे से फॉलो करें और खुद पे संयम रखें तो वो ज्यादा बेहतर हो सकता है। अगर हम खुद पे संयम रखते हैं और ये दिखाते हैं कि हाँ हमें वो क्षमता है कि हाँ हम अपने पे कंट्रोल नीचे दो भाई, अनुग्रह नारायण, क्या नाम है? महेंद्र नारायण। हाँ, तो बच्चे का पेशेंस, मैं 2 ही बार गया हूँ इन लोग के बैच में, 2 क्लास हुई मेरी। तो उस बच्चे का पेशेंस से पता चलता है कि वो बच्चा कितना अचीव करेगा आगे चल के। तो इसलिए वो मार्शमैलो थ्योरी ये अमेरिका में बहुत सारे स्कूल में किया गया था और बहुत सारे कंट्री भी इस चीज को अप्लाई कर चुके हैं। अच्छा चलो ठीक है। देखो, जो समझने वाली बात है वो ये नहीं है कि बच्चों ने किसी छोटे बच्चे के सामने अगर कोई उसका पसंदीदा मिठाई या कोई टॉफी रखा जाता है तो वो क्या करेगा? तुरंत से उसको खाना चाहेगा। अब आप क्या कह रहे हो कि तुरंत से उसको मत खाओ, है ना। और अगर तुरंत से नहीं खाओगे और वेट कर सकते हो तो हो सकता है आपको एक मार्शमैलो और मिल जाए। जब ऐसा पूछा गया तो बच्चे क्या बोले कि वेट करेंगे कि खा लेंगे? तुम लोग क्या बोलते हैं? खा लोगे? वेट करेंगे। सब लोग बोलते हैं वेट करेंगे। सारे बच्चों ने कहा कि हम वेट करेंगे। तो उसने कहा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, 5 मिनट के बाद वापस आऊंगा, अगर तुम ये नहीं खाओगे तो तुमको एक और मिलेगा। अब उसके सामने टेबल पे पड़ा है, ठीक है, और वो दिखा देना बाद, वीडियो निकाल के बाद में, ठीक है ना। तो अच्छा, तेजस्वी भाषण से आप सभी लोगों को लाभान्वित करें और इस हॉल में पूर्व में भी सिमेस के छात्रों को डीजीपी साहब को सुनने का अवसर मिला और मुझे आज भी याद है कि सर के जो ओजस्वी बोल थे, जो उनकी वाणी के में जो सरस्वती का वरदान उन्हें प्राप्त है और सभी छात्र जो है वो अपने जीवन में इनकी बातों को याद रखें, ऐसा अवसर आज आप लोग को मिलने वाला है। तो मैं चाहूँगा कि सर, आप में से किसी ने सुना उसके बारे में, है ना। और आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब वो वहाँ के मुख्यमंत्री गुजरात के थे
तो उन्होंने उस कार्यक्रम को बहुत आगे बढ़ाया। लेकिन उस कार्यक्रम की शुरुआत गुजरात में जो जिसने की थी, वैसे जगत साहब जी का हम लोग बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर चाहेंगे कि स्वागत हो। जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करेंगे। और जो एक बहुत सुंदर बात, उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात की कई कड़ियाँ कही ऑर्गेनाइज की। मैं चाहूँगा कि सर थोड़ा उसके बारे में भी आप लोग को आज बताएं। और उसके बाद फिर इन्होंने वाइब्रेंट तमिलनाडु भी किया, जो कि तमिलनाडु में कैसे उद्योग और इंडस्ट्री और ट्रेड और कॉमर्स और इंटरनेशनल ट्रेड इन सबको बढ़ावा दिया जाए, इसको लेकर उन्होंने वहाँ पे काम किया। और बहुत सुंदर आप यूट्यूब पर डालेंगे वाइब्रेंट तमिलनाडु, आपको पूरे उसकी आयोजन की बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। और अभी डॉक्टर जगत साह जो हैं ये वाइब्रेंट गोवा का आयोजन कर रहे हैं, जो कि सितंबर महीने में, अक्टूबर में, हाँ अक्टूबर में गोवा में होगा। और इस आयोजन की तैयारी में पिछले 1 वर्षों से डॉक्टर शाह जो हैं वो लगातार सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में विभिन्न देशों में, अभी कुछ दिनों पहले ये कंबोडिया में थे, इंडोनेशिया में थे, मलेशिया में थे, थाईलैंड में थे और तो मतलब मैं देख रहा था कि रोज अलग कंट्री में हर दिन वो एक नए देश में जा रहे हैं। और जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ इन्होंने पूरी वहाँ की जो ट्रेड एंड कॉमर्स कम्युनिटी है, जो बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस हैं, उनको इनवाइट कर रखा है। और सबको ये बड़े अच्छे पॉइंटर्स देते हैं कि क्यों उस स्टेट में आए जहाँ पर जिसके आयोजन कर रहे हैं। तो गोवा के लिए उन्होंने पॉइंट्स दिया। और मैं चाहूँगा कि वाइब्रेंट गोवा के बारे में कुछ बातें जरूर आप इन स्टूडेंट्स को भी बताएं, क्योंकि जो असली मुद्दे की बात पे आता हूँ मैं, जब ये वाइब्रेंट गुजरात इतना सफल हो गया, अब तक पता नहीं 15-20 लाख करोड़ या ज़्यादा ही के निवेश हुए और हज़ारों करोड़ का वहाँ पर कारोबार होता है, ट्रेड होता है। उसके बाद वाइब्रेंट तमिलनाडु हो गया, वाइब्रेंट गोवा हो गया। तो जो कि मेरे मन में बात थी, लेकिन जगत भाई ने कल पहले ही कहा कि हम चाहते हैं वाइब्रेंट बिहार हो। और मैंने झूठते ही कहा कि आपने अगर ये इच्छा जता दी, आपके अंदर सारा सामर्थ्य है, आपके पास इतना अनुभव है, अभी तुरंत से वाइब्रेंट बिहार शायद करना इसलिए संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि जगत भाई का भी पूरा शेड्यूल बना हुआ है। वाइब्रेंट गोवा के बाद वाइब्रेंट हरियाणा होने वाला है, ऑलरेडी उसमें काफ़ी काम शुरू हो चुका है। और वाइब्रेंट हरियाणा के बाद फिर आपका वहाँ वाइब्रेंट इंडिया का आयोजन हो रहा है, जो कि यूएस में होगा। उसके लिए मोदी जी ने इनको अलग से एजेंडा दिया है कि अमेरिका में एक आयोजन होगा जो कि वाइब्रेंट इंडिया का होगा। तो मुझे लगता है इन सब चीज़ों के बीच में कहीं ना कहीं वाइब्रेंट बिहार, क्योंकि अगर बिहार नहीं बढ़ेगा, बिहार को अगर इस देश की गाड़ी का इंजन बनाया जाए तो रफ्तार आएगी। और अगर बिहार में क्या कहा जाए, मतलब अगर बिहार की का बॉगी नहीं बढ़ेगा तो देश की गाड़ी आगे भाग जाएगी, ऐसा संभव नहीं है। रफ्तार तो पकड़नी पड़ेगी ना, पूरे देश को रफ्तार पकड़नी है। और अगर हम कहीं पीछे छूट जाएं, और हम क्यों पीछे छूट जाएं, कभी तो हम पूरे देश को आगे लेके चलते थे। सबसे समृद्ध राज्य पूरे भारत का प्रशासन और शासन इस राज्य से होता था। मगध प्रदेश की राजधानी पटना में आप बैठे हैं, जहाँ से जिसकी सीमाएं कंधार तक थी और इधर लद्दाख तक थी। तो हम जब बिहार और पूरे भारतवर्ष को जब यहाँ बिहार से प्रशासन होता था, तो आज हमारा बिहार, हम लोग कल नालंदा की चर्चा कर रहे थे कि जब यूरोप के लोग अपना घर नहीं बना पाए थे और उनको एक पेड़ पे रहते थे वो, और तब हमारे यहाँ पर पूरे के पूरे विश्वविद्यालय थे। और आज से 1300 वर्ष पूर्व हम विश्वविद्यालय हमारे यहाँ पे था, और वो विश्वविद्यालय 1200 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक चला वो। उसके बाद से धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि बिहार में युग बदल रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं। और आज ये स्थिति आ गई है कि बिहार औद्योगिक रूप से आज़ादी के बाद भी औद्योगिक रूप से जो भारत का सबसे प्रमुख एक राज्य था, सबसे जो समृद्ध राज्य था, जहाँ सबसे अधिक कल कारखाने थे, वो बिहार राज्य। लेकिन अब हम इतिहास की बातों करके संतोष करते हैं, लेकिन मन में ये एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि इतिहास जो था वो हमेशा पुनरावृत्ति करता है, और पुनरावृत्ति होगी और पुनः एक समृद्ध बिहार, समृद्ध भारत में अपना योगदान देगा। और इसी संकल्प के लिए हम आमंत्रित करेंगे डॉक्टर जगत साहब को, पूरी अपनी बातें करेंगे।